Hi guys, this is Kejal ma'am from Law classes, and this is our part 2 of interpretation of statute. पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग ने व्हाट इज स्टैट्यूट वो देखा. पार्ट 2 वी हैव जस्ट बिगिन इन व्हिच वी हैव सीन interpretation of statute, its meaning, and now there are three important terminologies: commencement, operation, and repeal of the statute, which we are going to see. So we will begin with commencement of the statute or an act. This is very important to understand. इसके ऊपर आप लोग को often एक question भी आता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में. commencement of the statute और act means the same thing. One simple line definition उसका हम लोग दे सकते हैं. It's the day on which the act come into the force. मतलब जो act है वो ऑपरेशन में आ गया, फंक्शनिंग में आ गया. Section 3 subsection 13 of the General Clauses Act says the same thing. Just one additional word is that regulation. कोई act रहेगा या कोई regulation रहेगा. The day on which it comes into force is the commencement for that act or regulation. So an act cannot be said to commence unless it is brought into operation by the legislative enactment. अभी कैसा उसका मतलब क्या होता है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ट बन के रेडी है. बिल जो था लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट ने अपना सिग्नेचर भी दे दिया. बट इफ द लेजिस्लेचर डज नॉट डिसाइड उसको ऑपरेशन में कब से लाना है, वो ऐसे ही डिब्बे के अंदर बंद पड़ा रहेगा एंड इट विल नॉट कम इनटू ऑपरेशन जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट हैज साइंड इट. लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जिसने भी एक्ट बनाया है, दे हैव टू असाइन अ डेट, दे हैव टू मेक इट क्लियर कब से ये लॉ एक्चुअली ऑपरेशन में आएगा. So, interesting fact, statute comes into the force immediately after the 0 hour on the day on which it is expressed to come into the force. So see, we will take the example of Income Tax Act 1961. Its section 1, subsection 3 reads as, save as otherwise provided in this act, it shall come into force on first day of April 1962. 1st April 1962 को ये आया. It should come into the force. मानो के गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन शाम को 6 बजे आएगा. 1st April 1962 evening 6 o'clock, that is 18 hours, government has made it clear that this act is into operation. But actually कौन सा hour रहेगा? 00 hour, that is midnight. 31st मार्च जैसे ही खत्म हुआ और 1st April बिगिन हुआ, 00 hour जो शुरू हुआ रात के 12 बजे, तब से ही इट वुड बी डीम कि ये एक्ट ऑपरेशन में आ चुका है. फिर गवर्नमेंट ने 11 बजे अनाउंसमेंट किया सुबह को या शाम को 6 बजे किया. टाइम कौन सा रहेगा? द डेट इज वेरी मच स्पेसिफाइड. द टाइम वुड बी 00 hours only. Clear this point? Next, if no particular date of commencement is mentioned, it comes into force at 00 hour on the day of receiving assent of the president in case of central act and governor in case of state act. अभी लेजिस्लेचर ने जो आपका कमेंसमेंट क्लॉज होता है उसके अंदर ऐसे कुछ डेट के बारे में बोला ही नहीं है. ईदर दे हैव टू मेंशन इट वेरी क्लियरली, जैसे ये इनकम टैक्स एक्ट में है, या तो हम लोग और आगे देखेंगे कंपनीज एक्ट वगैरह, या तो जीएसटी वगैरह में दिया हुआ है कि दिस एक्ट शुड कम इनटू फोर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, ऐसे लिखा रहता है अगर डेट नहीं दी गई है तो. मानो कि दोनों भी चीजें नहीं दी गई है, then it is deemed कि जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव हो चुका है तब से ये फोर्स में आ चुका है. ऐसा प्रोविजन क्यों डाला है पता है? ताकि लेजिस्लेचर दोनों साइड से प्ले ना कर सके. इधर यू प्रोवाइड कि भाई हमें कोई पर्टिकुलर डेट असाइन नहीं करनी है, हम लोग नोटिफिकेशन से बता देंगे कि ये एक्ट कब से इंप्लीमेंट होगा. मोस्ट ऑफ द एक्ट अपने यहाँ पे इसी तरीके से होते हैं. जीएसटी ऑल पीपल वुड बी नोइंग 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ. रात को 12 बजे सभी अपना पूरा कैबिनेट भी बैठा था और बहुत बड़ा सेरेमनी हुआ था. बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह भी आए थे बिकॉज इट वाज अ ड्रास्टिक लॉ फॉर द कंट्री. बहुत बड़ा लॉ रिफॉर्म हुआ है उससे. इट वाज अ वेरी बिग इवेंट फॉर द कंट्री. तो रात को 12 बजे सब जमा हुए थे, बट उसमें से 1 जुलाई का डेट मेंशन नहीं किया गया है. ऐसे दिया है फ्रॉम द डेट एज इट वुड बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. बट वो दिया हुआ है. वैसे मानो कि गवर्नमेंट ने मतलब लेजिस्लेचर ने ये क्लॉज भी नहीं दिया, कोई डेट भी नहीं डाला, और गवर्नमेंट वांट्स टू स्लीप अपॉन दैट.
कुछ भी नहीं देके साइलेंट रह के, दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन इज देयर कि जिस दिन से प्रेसिडेंट का असेंट मिला, मानो के 14 अप्रैल को शाम को 6 बजे प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया एंड नथिंग इज मेंशन 14 अप्रैल को रात को 12 बजे, मतलब 13 अप्रैल का एंड 14 अप्रैल का बिगिनिंग का जो रात को 12 बजा, तब से इट वुड बी डीम्ड दैट दिस एक्ट हैज कमेंस्ड. President in case of centralized, governor in case of the state act. Now the next, in case of orders or notifications issued by the admin bodies under a statute, it will come into operation from the date of their publication in the official gazette. कोई भी एक एक्ट होता है ना, उसके ऊपर काफी टाइम ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं, इश्यू होते हैं. अभी जो ऑर्डर्स है, नोटिफिकेशंस वगैरह है, वो एडमिन बॉडीज टिपिकली इश्यू करती है, उन लोग के पास ये पावर्स होते हैं. तो वो ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन वगैरह का डेट कौन सा होगा? जिस दिन पे वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुए ना, उस दिन से. इफ दे हैव बीन पब्लिश्ड बट दे आर नॉट बैक्ड बाय द ऑफिशियल गैजेट, तो उनका कुछ नहीं होगा. तो जीएसटी 2017 में बेसिकली उसके जो ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन है, कोई भी एक्ट ले लो आप जिसके ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस आते हैं, दे आर जनरली पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ओनली. ऑफिशियल गैजेट पे जो डेट आता है उस दिन से इट इज डीम्ड दैट दे हैव कम इनटू द ऑपरेशन. अभी सी जीएसटी, हाउ डज इट रीड सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय notification in the official gazette appoint, provided that different dates may be appointed for different provision of this act, and any reference in any such provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. इसका मतलब क्या होता है ना कि पूरे का पूरा एक्ट एक साथ इंप्लीमेंट हो जाए, वैसा करने की जरूरत नहीं है. जीएसटी एक्ट में क्लियर कर बोला है, अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट पे ऑपरेटिव हो सकते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 भी वैसे ही हुआ था. सभी के सभी सेक्शन एक साथ इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. फर्स्ट 98 सेक्शन अगस्त 2013 में इंप्लीमेंट हो गए थे. आफ्टर दैट सेक्शन टिल 205 वर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014. फिर 205 सेक्शन से लेके 470 तक के जो लास्ट सेक्शन है 470, वो वाले जो सेक्शन है ना, वो पार्ट में अलग अलग डेट पे इंप्लीमेंट हुए हैं. जीएसटी तो दो तरीके का बोलता है कि सभी सेक्शन एक साथ इंप्लीमेंट होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट पे भी हो सकते हैं. अलग अलग स्टेट है उसमें भी अलग अलग डेट पे जीएसटी इंप्लीमेंट हो सकता है. Okay, so this would be through the notification in the official gazette. Now we'll go for the next slide. Now certain interesting case laws. First one is Harilal versus State of Rajasthan. So in this case, Supreme Court observed that the rule, if specified date of commencement of statute is not mentioned in that statute, then it shall come into force on the day it receives the assent of the president or the governor of the state, causes avoidable hardship. The important words are what? Avoidable hardship. हम लोग ने अभी पढ़ा कि कुछ डेट वगैरह गवर्नमेंट ने कुछ, मतलब लेजिस्लेचर ने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो जिस दिन से उसका प्रेसिडेंट का या तो गवर्नर का असेंट मिलेगा, उस दिन से ये स्टैट्यूट इफेक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा, कमेंस हो जाएगा. ये जो रूल है ना, इट इज कॉजिंग अवॉइडेबल हार्डशिप. अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? हार्डशिप इज देयर बट व्हिच कैन बी अवॉइडेड. It means this hardship can be avoided if the commencement of the statute is presumed to be from the date on which it is published in the official gazette. हार्डशिप है वो नक्की है, लेकिन अवॉइडेबल है. अवॉइडेबल को आप अनअवॉइडेबल कर सकते में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो. हाउ विल यू अवॉइड दैट? जिस दिन से ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन हुआ दैट दिस एक्ट इज नाउ ऑपरेटिव, वही डेट अगर आपने पकड़ के चला, तो फिर ये जो अवॉइडेबल हार्डशिप है ना, वो आपकी दूर हो जाएगी. तो वो रूल है, इंटरप्रिटेशन के जितने भी रूल्स है, दे आर नॉट कंक्लूसिव. अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. So this can be sorted through that. Okay. Second is A.K. Roy versus Union of India. In this case, the Supreme Court observed that when the statute empowers the government to bring the act or any of its provisions into operation on any day that it deems fit, then no court can issue the writ of mandamus to compel the government to bring the same into operation on any particular date.
कोई भी स्टैट्यूट को ऑपरेशन में कब से लाना है, वेरी मच पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर स्टैट्यूट में साफ साफ लिख दिया है, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो नोटिफिकेशन लाके पब्लिश कर देगी कौन सी डेट से इसको इफेक्टिव करना है, आपको उसी डेट को मान के चलना है। अगर कोई बंदा मैंडेमस का रिट पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में कि ये एक्ट अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दो, दैट पिटीशन विल बी थ्रोन, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दैट पिटीशन, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली द विश ऑफ द लेजिस्लेचर उसको कब से इम्प्लीमेंट करना है। No person is locus standi in that. Clear? Next, Ultimate Reign versus Union of India. In this case, the Supreme Court held that if any act or any of its provision has been passed and sufficient time is elapsed, and if it has not been brought into operation by the government, then the court through a writ can direct the government to consider the issue of the operation of the same. तो बेसिकली इस केस में ना सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट जो था वो दैट वाज इन द मेन लाइमलाइट, इसमें इशू हो सकता है टू ब्रिंग इट इनटू द फोर्स इनटू द एक्शन, वैसा कोर्ट ने अलाउ किया था। अभी क्यों अलाउ किया था, सफिशिएंट टाइम हो गया था, गवर्नमेंट बोल दिया कि चलो हम लोग नोटिफिकेशन में जब भी हम लोग को कर रहे हैं तभी करेंगे, बट डज नॉट मीन गवर्नमेंट कैन स्लीप ओवर दैट थिंग फॉर years and years. If that section was very important to be implemented, there are certain people who are affected by its non-implementation. एक्ट बन के रेडी है प्रेसिडेंट का या तो गवर्नर का, ऐसे केस में भी एसेंबली सब कुछ आ चुका है, फॉर अननोन रीजन और फॉर अनजस्टिफाइबल रीजन गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, उस केस में कैसा होता है, रिट वॉज अलाउड टू बी फाइल्ड। समझा? एंड द लास्ट वन इज Panchu Gopal Barua versus Umesh Chandra Goswami. In this case, the Supreme Court held that if an act does not apply to a state or to any particular area, the court cannot compel the government to apply that act to that state or that particular area. It's completely wish of the government. Commencement के साथ आपका एक होता है extent of the act. एक्सटेंट कितना रखना है, होल इंडिया, ओनली टू सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ कुछ स्टेट को एक्सक्लूड करना है, कुछ को इंक्लूड करना है, इट्स द डिसीजन ऑफ लेजिस्लेचर। नो वन हैज लोकस स्टैंडी कि ये गवर्नमेंट को कंपल्सरी बोलेंगे कि ये स्टेट ये पर्टिकुलर एक्ट आपको ये स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इट्स गवर्नमेंट्स कॉल, दैट इज लेजिस्लेचर्स कॉल, दे विल डू व्हाट इज एप्ट और व्हाट इज अप्रोप्रिएट। ओके, किसी अगर कोई बंदा ऐसे पिटिशन फाइल भी करता है या इसको ये स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करा दो, नहीं चलेगा, बिकॉज स्टेट टू स्टेट कंडीशन डिफर भी करती है। अभी जो लॉज कश्मीर के लिए होते हैं तो बॉर्डर वाले स्टेट के लिए होते हैं, जिनका बॉर्डर चाइना के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ लगता है, वैसे लॉ महाराष्ट्र में या तो गोवा में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो नो पर्सन कैन फाइल पिटिशन विद द गवर्नमेंट कि ये पर्टिकुलर लॉ आप महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है गाइस, so more or less we are done with the statute part. Now comes the ordinances part. Ordinance is a very interesting subject, especially after the first term of Modi government. ये ordinance बहुत limelight में आ चुके थे। The reason being, फर्स्ट टर्म में ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर दिए थे। ऑफ कोर्स ऑर्डिनेंस इज अ वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, दैट इज गवर्नमेंट। ऑफर इट इज मिसयूज। अगर आप इंडिया का इंडिपेंडेंस से लेकर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेकर अभी तक का हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे टाइम ऑर्डिनेंस का मिसयूज भी हुआ है। So now ordinances are the laws that are promulgated by the President of India. Article 123 says that on the recommendation of the Union Cabinet, so Council of Ministers अपने होते हैं, which will have the same effect as if it is act passed by the Parliament. तो भी आप लोग पूछोगे मैम जब पार्लियामेंट से ही एक्ट पास हो सकता है तो फिर क्यों कैबिनेट मिनिस्टर्स जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और ये ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करवाएंगे? बिकॉज द सिंपल रीजन इज दैट किसी पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो बिल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द एक्ट, वो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है गवर्नमेंट को। एंड द सब्जेक्ट मैटर जो इश्यू इन्वॉल्व है ना, दैट इज वेरी सेंसिटिव, दैट रिक्वायर्स वेरी इमीडिएट एक्शन एंड ऑल दैट। गवर्नमेंट इज वेरी फर्म, इसके ऊपर तो लॉ हमको लाके ही रखना है, भले ही हम लोग को सपोर्ट मिले इनफ या ना मिले।
So this is the way, that is in the form of ordinance. मिनिस्टर जाएंगे, ऑर्डिनेंस करके प्रेसिडेंट से साइन करके लेकर आएंगे. तो बहुत सारे टाइम कैसे होता है ना, लैंड एक्विजिशन लॉज होते हैं बहुत सारे, जिसके ऊपर बहुत अपोजिशन का वो अपोज होता है ये वो. और अभी पिछले 2 टाइम से क्या होता है ना, तो रूलिंग पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही है एटलीस्ट इन द लोकसभा. सो दे आर एबल टू पास मेनी एक्ट, बट फिर राज्यसभा में वो अटक जाती है क्योंकि वहां पे मेजोरिटी नहीं होती है. और इसके पहले 2014 पहले की गवर्नमेंट्स के साथ क्या होता था ना, कि क्लियर मेजोरिटी फॉर 30 years किसी पार्टी को मिलती ही नहीं थी. Even your allies will not support you for certain acts. So that time the only way out for the ruling party was what? Ordinance. प्रेसिडेंट के पास जाओ, सिग्नेचर करके लेकर आओ. तो ट्रिपल तलाक इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, क्योंकि उसके ऊपर मेजोरिटी अभी भी नहीं मिल रही है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट, तो ऑर्डिनेंसेस अभी आप लोग को लगेगा मैम तो फिर इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है, पूरा एक्ट का लंबा प्रोसीजर करने की. जो भी गवर्नमेंट को करना है फटाफट ऑर्डिनेंस पास करके कर सकती है, बट ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस फॉर ऑर्डिनेंस सो दैट इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय एनी गवर्नमेंट. तो सी ऑर्डिनेंसेस विल सीज टू ऑपरेट, वो उनका ऑपरेशन का पीरियड बहुत लिमिटेड होता है. Either if Parliament does not approve it within 6 weeks of re-assembly. So basically ordinance कब होता है पता है, जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, वही टाइम पे ऑर्डिनेंस पास हो सकते हैं. पार्लियामेंट इज इन सेशन तो ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता है. वापस जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, रीअसेंबली हो गया, और पार्लियामेंट ने पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं किया, तो 6 हफ्ते के अंदर वो लैप्स हो जाएगा. या तो दोनों हाउस ने मिला के डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि नहीं ये ऑर्डिनेंस को निकाल दो, एंड इट्स कंपल्सरी फॉर अ पार्लियामेंट सेशन टू बी हेल्ड विद इन 6 months. फॉर XYZ रीजन अगर पार्लियामेंट के सेशन हो ही नहीं रहे मैक्सिमम 6 months पीरियड, बियॉन्ड दैट सेशन हैज टू बी हेल्ड, और उसमें ये ऑर्डिनेंस डिस्कस किया ही जाएगा, इन विच बोथ द हाउसेस हैव टू अप्रूव इट. समझा? ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, इट विल सीज टू ऑपरेट. नाउ इट हैज टू बी कन्वर्टेड into the legislation within 42 days of the start of the parliament session, else it will let. अभी मानो कि कुछ ऐसा सीज टू ऑपरेट नहीं हुआ, पार्लियामेंट में किसी ने रिजेक्शन वगैरह नहीं किया, पार्लियामेंट का सेशन चालू हो गया. सेशन चालू होने के 42 डेज बोले तो आपके नेट 7 weeks के अंदर वो ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेशन में, मतलब एक्ट में, एनेक्टमेंट में, स्टैट्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मानो कि वो नहीं हो रहा है तो वापस ऑर्डिनेंस लाओ, ऐसा मैक्सिमम 3 ही बार हो सकता है. बियॉन्ड दैट उसके ऊपर कुछ नहीं होगा. एक्ट बन नहीं रहा है, मेजोरिटी नहीं मिल रही है, ऑर्डिनेंस अभी वापस रीप्रोमुलगेट नहीं हो सकता है. जैसे प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 123 में, सिमिलरली गवर्नर को भी पावर्स है आर्टिकल 213 में फॉर दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव को मेजोरिटी वगैरह नहीं मिल रहा है किसी मैटर में, स्टेट का भी ऑर्डिनेंस आ सकता है. Now this is a very interesting example of the ordinance. Arbitration and Conciliation Act 1996 जो आया ना, तो उसका सबसे पहला ऑर्डिनेंस आया 16 जनवरी 1996 को, जो ऑपरेशन में इफेक्ट में कब से आया, 25 जनवरी को. फिर वापस वो रीप्रोमलगेट हुआ ऑर्डिनेंस 26 मार्च को. तीसरी बार रीप्रोमलगेट हुआ 22 जून को, सेम ईयर. ओके, और उसके बाद में 3 बार हो गया, अभी तो उसको रीप्रोमलगेशन पॉसिबल नहीं था, so that got converted into the act, so finally on 22nd of August. ये एक्ट में कब कन्वर्ट हुआ, 22 अगस्त को, बट आर्बिट्रेशन एक्ट का डेट ऑफ कमेंसमेंट कौन सा है, 25 जनवरी का, जिस दिन से पहला ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हुआ तभी का. अंडरस्टूड? क्लियर? That's it. This was all about the commencement, what you needed to know.